हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 का वन शॉट। इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी बायो क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? वैद्युत धारा का मात्रक होता है। वैद्युत धारा का मात्रक होता है ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एम्पियर। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम पर मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर -1, ऑप्शन डी ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे में संबंध है। ऑप्शन ए जे इक्वल सिग्मा ई, ऑप्शन बी ई इक्वल सिग्मा जे, ऑप्शन सी जे इक्वल ई अपॉन सिग्मा, ऑप्शन डी जे सिग्मा इक्वल ई स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जे इक्वल सिग्मा ई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आवेश संरक्षण। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध मापने में, ऑप्शन बी है अल्प प्रतिरोध मापने में, ऑप्शन सी है अज्ञात प्रतिरोध मापने में, ऑप्शन डी है धारा मापने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है 1 माइक्रो एम्पियर वैद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए है 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन बी है 10⁻⁶ एम्पियर, ऑप्शन सी है 10⁻⁹ एम्पियर, 10⁻12 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 10⁻6 एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर वैद्युत धारा का मान होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग BD तथा वैद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध है? ऑप्शन ए है BD समानुपाती E, ऑप्शन बी है BD व्युत्क्रमानुपाती 1/E, ऑप्शन सी है BD अनुक्रमानुपाती E², ऑप्शन डी है BD स्वतंत्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए BD समानुपाती E। ठीक है, क्या हो जाएगा? BD समानुपाती E। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा R इक्वल E माइनस बी अपॉन आई, ऑप्शन बी है R इक्वल बी अपॉन आई आर, ऑप्शन सी है R इक्वल E अपॉन आई, ऑप्शन डी है R इक्वल आई आर अपॉन ई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए R इक्वल E माइनस बी अपॉन आई सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी इन सभी पर। राइट आंसर हो जाएगा सी पदार्थ की प्रकृति पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन ए हो जाएगा आवेश संरक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण। इसका राइट आंसर होगा बी ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। अब चलते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है? वैद्युत धारा की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। उत्तर देखो, वैद्युत धारा की परिभाषा तथा इसका मात्रक। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है,
और यदि Q आवेश t समय में प्रवाहित हो, अगर Q आवेश t समय में प्रवाहित हो तो I इक्वल Q अपॉन टी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। अपवह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अपवह वेग से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखो, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसके भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म औसत वेग से धन सिरे की ओर चलते हैं, जिसे अपवह वेग कहते हैं। ठीक है, इसे ही अपवह वेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? ओम का नियम क्या है? इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, ओम का नियम और इसका फॉर्मूला लिख रहा है। उत्तर देखो, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा यानी I के समानुपाती होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र B इक्वल आई आर, B इक्वल आई आर, ओम का नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखो, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं? ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? उत्तर देखो, सेल के भीतर उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच बहने वाले घोल यानी वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में धारा के रास्ते में उत्पन्न अवरोध को यानी धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आर कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6। गतिशीलता मोबिलिटी की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, गतिशीलता की परिभाषा एवं मात्रक क्या होता है? उत्तर देखो, एकांक वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न अपवह वेग को गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू इक्वल वी अपॉन ई से शो करते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर बी इंटू एस होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर बी इंटू एस होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम लिखिए। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम लिखिए। उत्तर देखो, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग होता है 0। ठीक है, बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल 0। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किस पर? आवेश संरक्षण पर आधारित है और यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज नियम लिखिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज नियम क्या होता है? उत्तर देखो, किसी बंद वैद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी वोल्टेज नियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत सामर्थ्य में क्या अंतर है? वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत सामर्थ्य में डिफरेंस क्या है? उत्तर देखो, परिपथ में कुल व्यय हुई ऊर्जा, परिपथ में कुल खर्च हुई ऊर्जा यानी एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा W इक्वल BIT कहते हैं। ठीक है, जबकि कार्य करने की दर को वैद्युत सामर्थ्य यानी P इक्वल BI कहते हैं। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? सामर्थ्य का मात्रक है वाट। ठीक है, सामर्थ्य का मात्रक है वाट। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। ताप बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप बढ़ाया जाता है तो चालक और अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है? उत्तर देखो, ताप बढ़ाने पर धातुओं यानी चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है जबकि अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो जब ताप बढ़ाएंगे तो धातुएं यानी चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाएगा जबकि अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवह वेग के लिए व्यंजक BD इक्वल
ई टो अपॉन एम स्थापित कीजिए। उत्तर देखो, जब चालक पर वैद्युत क्षेत्र ई लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर बल F इक्वल ई कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो न्यूटन के गति नियम से इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होता है, त्वरण को ए से शो करते हैं। ए इक्वल एफ अपॉन एम इक्वल कितना होता है, ई अपॉन एम होता है। ठीक है, ए त्वरण को ए से शो करते हैं, इक्वल एफ अपॉन एम इक्वल ई अपॉन एम होता है। इसके बाद देखो, दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय को विश्रांति काल यानी टो कहा जाता है। ठीक है, टो को विश्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय को विश्रांति काल टो कहा जाता है। गति के प्रथम समीकरण से अपवाह वेग यानी बी डी इक्वल क्या होता है, यू प्लस ए टो होता है, जहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना होता है, प्रारंभिक वेग 0 होता है। और इस प्रकार अपवाह वेग का व्यंजक हो जाएगा बी डी इक्वल ई अपॉन एम ब्रैकेट क्लोज्ड एंड इनटू टो प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न संख्या 2 है, ओम के नियम का वेक्टर रूप J इक्वल सिग्मा ई निगमन कीजिए। ठीक है, ओम के नियम का वेक्टर रूप J इक्वल सिग्मा ई निगमन कीजिए। उत्तर देखो, हम जानते हैं कि वैद्युत धारा I इक्वल एन ई ए बी डी होती है। ठीक है, क्या होती है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा होती है I इक्वल एन ई ए बी डी। और धारा घनत्व कितना होता है, धारा घनत्व होता है J इक्वल आई अपॉन ए। ठीक है, अब धारा घनत्व के सूत्र में बी डी इक्वल ई अपॉन एम टो का मान रखने पर क्या हो जाएगा, J इक्वल एन ई ए ब्रैकेट में ई टो अपॉन एम अपॉन ए मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, J इक्वल एन ई ए ब्रैकेट में ई टो अपॉन एम अपॉन ए मिलता है। और जब इसे हल करेंगे तो इसे हल करने पर J इक्वल एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम ई प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, J इक्वल एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम ई प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम चालक की चालकता सिग्मा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, चालक की चालकता सिग्मा कहलाती है। और अतः सदिश रूप में समीकरण J इक्वल सिग्मा ई प्राप्त होता है, जो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, J इक्वल सिग्मा ई प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर B और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध स्थापित कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर B और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध स्थापित कीजिए। माना E विद्युत वाहक बल और R आंतरिक प्रतिरोध वाला एक शेल R बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है। अब इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा I इक्वल ई अपॉन आर प्लस आर होती है। कितनी होती है, कुल धारा I इक्वल ई अपॉन आर प्लस आर होती है। ठीक है, इस समीकरण को वज्र गुणन करने पर आई आर प्लस आई आर इक्वल ई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आई आर प्लस आई आर इक्वल ई प्राप्त होता है। अब चूंकि बाह्य प्रतिरोध पर विभवांतर B इक्वल आई आर होता है, तो इसलिए B प्लस आई आर इक्वल ई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, B प्लस आई आर इक्वल ई लिखा जाता है। तो अतः आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक R इक्वल ई माइनस बी अपॉन आई या R इक्वल आर ब्रैकेट में ई अपॉन बी माइनस 1 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, R इक्वल ई माइनस बी अपॉन आई या फिर R इक्वल आर इंटू ब्रैकेट में ई अपॉन बी माइनस 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए प्रतिबंध P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन एस को समझाइए। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए प्रतिबंध P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन एस को समझाइए। उत्तर देखो, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों P Q R S को चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध जुड़ते हैं P Q R S। इसके विकर्ण में धारामापी गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण में सेल जुड़ा होता है। ठीक है, पहले विकर्ण में धारामापी गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ते हैं।
प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप शून्य विक्षेप प्राप्त हो। ठीक है, और इस स्थिति में सेतु संतुलित कहलाता है और बिंदुओं के विभव समान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिंदुओं के विभव इक्वल हो जाते हैं। किरचॉफ के नियमों से संतुलन की शर्त P/Q इक्वल R/S सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? P/Q इक्वल R/S सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? उत्तर देखो, जब दो या अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है तो यह श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जब दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है तो यह श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली वैद्युत धारा I का मान समान रहता है और कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? B इक्वल B1 प्लस B2 प्लस B3 होता है। अब यहाँ पर हम ओम के नियम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ओम के नियम B इक्वल IR का उपयोग करने पर IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 मिलता है। ठीक है, जब हम ओम के नियम B इक्वल IR का उपयोग कर लेंगे तो मिलेगा हमें फॉर्मूला IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। धारा I को उभयनिष्ठ लेकर काटने पर तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त होता है। ठीक है, श्रेणीक्रम प्राप्त होता है। ये थे हमारे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का पूर्ण निगमन कीजिए। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का पूर्ण निगमन कीजिए। माना किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और जब चालक के सिरों पर विभवांतर B लगाया जाता है तो भीतर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल B/I उत्पन्न होता है। ठीक है, B/L, भीतर वैद्युत क्षेत्र B/L उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत बल F इक्वल EE तथा त्वरण A इक्वल EE/m होता है और विश्रांति काल टो के कारण इलेक्ट्रॉनों का औसत अपवाह वेग BD इक्वल EE/m इंटू टो होता है। ठीक है, क्या होता है? टो को यहाँ विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I इक्वल NE/AVD होता है और इसमें BD का मान रखने पर, ठीक है, BD का मान रख देंगे तो I इक्वल NEA/EE टो अपॉन m प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब BD का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? I इक्वल NEA ब्रैकेट में EE टो अपॉन m प्राप्त होता है। चूँकि E इक्वल B/L है तो समीकरण बनता है I इक्वल NE स्क्वायर A टो B/ml। ठीक है, क्या बनता है? I इक्वल NE स्क्वायर A टो B/ml और इसे पुनर्व्यवस्थित करने पर B/I इक्वल ml अपॉन NE स्क्वायर A टो प्राप्त होता है और यहाँ पर नियतांक पद ml अपॉन NE स्क्वायर A टो को चालक का प्रतिरोध R कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ नियतांक पद ml अपॉन NE स्क्वायर A टो को चालक का प्रतिरोध R कहा जाता है। अतः लास्ट में B/I इक्वल R और अर्थात B इक्वल IR सिद्ध होता है जो ओम का नियम है। ठीक है, यही ओम का नियम है, B इक्वल IR। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न किरचॉफ के दोनों नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किरचॉफ के दोनों नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उत्तर देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम होता है संधि नियम। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य यानी सिग्मा I इक्वल 0 होता है
और यह किस पर आधारित है? यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? पाश नियम। बंद परिपथ में कुल विभवांतरों का योग कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है, ठीक है। और यह नियम किस पर कार्य करता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, और इसे पाश नियम भी कहते हैं, ठीक है। 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को मिलाकर व्हीटस्टोन सेतु बनाया जाता है, जिसमें धारामापी की धारा शून्य होती है, ठीक है। इसमें धारामापी की धारा क्या होती है? शून्य होती है। और बंद पास यानी ABDA पर प्रथम नियम या फिर लूप नियम लागू करने पर धारा और प्रतिरोधों का संबंध स्थापित होता है। पास BCDB पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर दूसरा समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है। एंड इसमें संतुलन की स्थिति में क्या होता है? संतुलन की स्थिति में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात I = 0। यहाँ पर धारा क्या होती है? शून्य होती है। पहले पास के लिए समीकरण क्या बनता है? I1P - I2R = 0, अर्थात I1P = I2R बनता है पहले पास के लिए समीकरण। दूसरे पास के लिए क्या समीकरण प्राप्त होता है? दूसरे पास के लिए समीकरण I1Q - I2S = 0, अर्थात I1Q = I2S प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? I1Q = I2S प्राप्त होता है। अब दोनों समीकरणों को आपस में भाग देने पर I1P / I1Q = I2R / I2S पद मिलते हैं, ठीक है। और अंततः व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रसिद्ध सूत्र P/Q = R/S पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, ठीक है। I1 से I2 कैंसिल हो जाता है और I2 से I2 कैंसिल हो जाता है, तो सूत्र बचता है लास्ट में P/Q = R/S, और यह पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।